जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोग गॉस अनुप्रयोग को समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। ठीक है, यानी हम लोग कूलाम के नियम को प्रूफ करेंगे गॉस के नियम से या गॉस के प्रमेय से। ठीक है भाई। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कहेंगे माना किसी बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। क्या मानेंगे भाई? किसी बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, फिर उसी में हम लोग और क्या मानेंगे कि इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां एक अन्य आवेश प्लस Q नॉट स्थित है। एक अन्य आवेश प्लस Q नॉट स्थित है। ठीक है भाई। अब हम लोग कहेंगे बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर या करते हैं। बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक है भाई। बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। खड़ी पाई के बाद फिर लिख लेंगे हम लोग कि माना बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA है जो सदिश रूप में वेक्टर dA द्वारा प्रदर्शित है। जो सदिश रूप में वेक्टर dA द्वारा प्रदर्शित है। वेक्टर dA द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है। लाइन चेंज करके लिख लेंगे कि यदि बिंदु P पर प्लस, लाइन चेंज करके क्या लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। वेक्टर E। ठीक है भाई। इतना मान लेंगे हम लोग। इस फिगर के आधार पे आप लोगों को हमने दिखाया कि कैसे हम मानते गए और उसी के अनुसार अपना फिगर बनाते गए हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल अवयव dA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर क्या होगा भाई? वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। और वेक्टर E डॉट वेक्टर dA होता है E dA कास थीटा। थीटा यहाँ पे कितना होगा भाई? 0 अंश होगा। ठीक है। तो कॉस 0 अंश का मान कितना होगा? तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ से E dA। तो ये तो हो गया आपका इस क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो कहेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कहिए या होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो क्या करेंगे भाई? हम लोग इसका समाकलन कर देंगे, यानी d फाई E बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर d।
और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का मान हम लोग निकाले हैं, कितना है, ई डी ए। तो यहाँ हो जाएगा ई डी ए। ई क्या होगा भाई, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर क्या होगा, नियत होगा। तो ये आपका साइन से बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो इसके अंदर बचेगा डी ए, और डी ए का समाकलन होगा तो क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। अब कहेंगे हम लोग, देखिए इस क्षेत्रफल अवयव डी ए का जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। और संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ क्या है, गोली, तो गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन डी ए का मान कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग गॉस प्रमेय से कहेंगे कि गॉस प्रमेय से डी वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा भाई, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से मिलेगा कि इतना बराबर होगा इतने के, यानी ई ब्रैकेट में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से ई बराबर मिल जाएगा, ई बराबर क्या मिल जाएगा भाई, ई बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यही होगा ना, ये इधर आ जाएगा बट्टे में 1/, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर को हम लोग क्यू के साथ अलग लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो मिल गया क्या भाई, तीव्रता का फार्मूला बिंदु P पर। बिंदु P पर तीव्रता जो है इतना होगा। ठीक, अब हम लोग कहेंगे चूंकि E बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, या फिर ऐसे कहें, यदि, यहाँ पे भाषा लिख लेंगे हम लोग, यदि परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F हो तो परीक्षण आवेश, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि तीव्रता E के कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के कारण परीक्षण आवेश या प्लस Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल F हो तो F बराबर क्या होगा भाई, Q नॉट इंटू ई। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग E का मान रख देंगे, तो Q नॉट गुणे E का मान कितना है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q का यहाँ पे लिख लीजिए, तो Q नॉट अपान आर स्क्वायर। तो यह क्या है भाई, यही तो कूलाम का नियम है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला ये क्या है भाई, बल है। ठीक, इतना आवेश परीक्षण आवेश पर लगेगा तो परीक्षण आवेश के कारण भी इस आवेश पर उतना ही बल लगेगा। तो यही क्या है, यही कूलाम का नियम है। ठीक है भाई, अगर आप कहेंगे कि हम लोग कूलाम के नियम में Q1 Q2 पढ़े हैं, ठीक है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे आवेश बिंदुओं पर हम लोग Q माने हैं, तो आप कह दीजिएगा कि बिंदु O पर Q1 आवेश स्थित है। ठीक है, और R दूरी पर, बिंदुओं से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ एक अन्य आवेश प्लस Q2 स्थित है। ठीक है, तो अगर आप
प्लस लेंगे भाई तो बल इधर लगेगा, या तीव्रता की भी दिशा इधर होगी। ठीक है, तो आपका Q1 Q2 अगर मानेंगे इनको तो आपका यहाँ पे क्या आएगा भाई, Q1 Q2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गॉस के नियम से कूलाम का नियम प्राप्त कर सकते हैं। और यही काम तो हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं। कहाँ कहाँ किए हैं भाई, जब गोलीय कोष के कारण हम लोग गोलीय कोष के बाहर, पृष्ठ पर और भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तो क्या हम लोग वहाँ पे यही काम नहीं कर रहे थे? यहाँ तक क्या, यहाँ तक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जब हम लोग अचालक एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण जब तीव्रता निकाले थे, तब भी हम लोग यहाँ तक काम किए थे, वही काम। अब यहाँ पे हम लोगों को गॉस के नियम से कूलाम का नियम प्राप्त करना है, तब भी वही काम कर रहे हैं। तो लगभग ये सभी टॉपिक एक दूसरे से क्या है भाई, मिलते जुलते हैं। सेम काम करना है, हमेशा वैद्युत फ्लक्स निकालना है, कूलाम का नियम, वैद्युत फ्लक्स निकालना है और गॉस का प्रमेय लगाना है अनुप्रयोग में और इसमें। ठीक है, तो है क्या इस चैप्टर में? इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है भाई। और इसमें ये वाला पॉइंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या भाई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में आपके पूछेगा ये। ठीक है, और गॉस प्रमेय का प्रूफ भी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, गॉस प्रमेय का प्रूफ। ठीक है, फिर गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, और अनंत लंबाई के तार के निकट किसी, कोई अनंत लंबाई है, ठीक है, एक समान रूप से आवेशित है, उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एक अनंत विस्तार का चादर, ठीक है, अचालक चादर, अनंत विस्तार का अचालक चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक ये, यानी इसमें कुल 4 निगमन जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, कौन सा? अनंत विस्तार के अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और उसके बाद ये गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, और एक जो सबसे इन सब में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? गॉस का प्रमेय। ठीक है भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का थियरी आज क्या हो गया भाई, चैप्टर 2 का थियरी समाप्त हुआ। ठीक है, और बताइए आप लोग आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।